नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जो प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित है। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी जो पूरे शहर और व्यवस्था को चलाते हैं, पूरे समाज को चलाते हैं, देश को चलाते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनकी क्या कठिनाइयाँ हैं, उन्होंने कैसे इन सब चीज़ों की तैयारी की। तमाम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हमें अधिकारी बनना हो तो हम कैसे बने, क्या तैयारी करें, इन तमाम मुद्दों पर। और उनकी पारिवारिक लाइफ कैसी है, अधिकारी बनने के बाद उनको कितना समय मिल पाता है, इसी मुद्दों पर हम प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करेंगे। इसी क्रम में हमारे साथ बिहार के रामनगर के नगर परिषद के प्रशासनिक पदाधिकारी श्री ऋषिकेश अवस्थी जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा इनका स्ट्रगल रहा और क्या प्लानिंग है और कैसे वो इस जगह पे आए। स्वागत है हमारे कार्यक्रम में सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको इस कार्यक्रम में बुलाया है। सर, पहला सवाल ये कि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो मेरी जानकारी है। उतनी दूर से यहाँ बिहार में आप रामनगर को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे यहाँ आना हुआ और ये आपके मन में कैसे आया कि हम एक अधिकारी के तौर पे काम करें? देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग जब अपना तैयारी शुरू करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो जैसे हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो हम मध्य प्रदेश में सेवा देंगे अपनी, या और प्रैक्टिकल बात कहें कि सिलेक्शन होगा उत्तर प्रदेश में होगा, बिहार में होगा। ये जनरली हम लोगों के चॉइसेस रहते हैं कि भाई अपने ही राज्य की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जहाँ भी हो जाए वहाँ पे भी हम लोग अपनी तन्मयता से काम करने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो एक बात तो ये कि भाई मध्य प्रदेश से यहाँ क्यों आए, तो हमारा जहाँ सिलेक्शन होगा आदमी वहाँ चला जाता है। दूसरी बात क्या रहती है कि हम जनरली सभी लोग यूपीएससी की ही तैयारी करते हैं, तो एक दिमाग में बैठा रहता है कि भाई ये ऑल इंडिया सर्विस है यूपीएससी। हाँ, तो कहीं भी जाना पड़ सकता है, तमिलनाडु जाना पड़ सकता है, अंडमान निकोबार जाना पड़ सकता है। तो एक जो हमारी ये परिकल्पना रहती है कि पूरे राष्ट्र में हम कहीं भी सेवा कर सकते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अब चूंकि ये स्टेट सर्विसेज है, तो जनरली स्टेट सर्विसेज में आपका प्रश्न ठीक है कि जो जिस राज्य में रहता है वो उसी राज्य में कोशिश करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहती है। तो हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, खजुराहो के रहने वाले हैं, जी छतरपुर ज़िला है हमारा। तो हमारी भी कोशिश वही थी, पर इत्तेफाकन वहाँ पे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ एमपीपीएससी में। तो फिर यूपी भी देते थे और ये बिहार भी देते थे, तो बिहार में चयन हो गया तो फिर बिहार चले आए। तो हम तो यही सोचते हैं कि भले ही हमें बिहार प्रशासनिक सेवा में ये स्टेट सर्विसेज मिला हुआ है, लेकिन एक ओरिएंटेशन यही रखते हैं, चलो यही था, आईएएस नहीं तो दूसरे राज्य में। अभी भी आप तैयारी आगे के लिए कर रहे हैं? नहीं, अब हमारा चूंकि एक समय भी काफ़ी हो गया था और एक एज फैक्टर भी है, तो हमने अब तैयारी प्रिपरेशन वगैरह छोड़ दी। फिर फैमिली लाइफ भी है, प्लस ये काम का स्वभाव भी है, तो फिर इस काम में परिवार का, जो आपने कहा कि कितना समय दे पाते हैं परिवार को? अब देखिए, प्रशासनिक अधिकारी के पास ये तो नहीं रहता है कि कितना समय दे पाएंगे, वो तो जब जैसा समय मिल गया। जैसे कल संडे ही था पर हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, तो कल हम पूरे दिन ड्यूटी ही किए हैं। तो ये रहता है कि बीच बीच में कहना चाहिए 2-2, 3-3 घंटे दिन भर में मिलते रहते हैं। बाकी फिर शाम है तो अपना, जैसे ऑफिस जनरली 5 बजे बंद हो जाता है, 6, 7, 8 बज ही जाता है। उसके बाद फिर अगर कुछ और रिपोर्ट्स वगैरह हुई तो वो तैयार की, बस उतना जो। अच्छा, सब लोग जब बचपन में प्लान करते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, तो किसी का कहीं और जाने का मन होता है कि हम आईएएस बनेंगे, किसी का पीसीएस बनेंगे, किसी का आईपीएस बनने का, किसी का होता है कि हम फिल्मों में जाएंगे, कोई संगीतकार बनना चाहता है। आपका बचपन में क्या था कि हम क्या बनेंगे, बड़े होकर क्या करेंगे? देखिए बचपन में जी, देखिए बचपन में क्या था, मेरी जो शिक्षा स्कूली शिक्षा हुई है वो सैनिक स्कूल रीवा से हुई है। तो सैनिक स्कूल रीवा में जनरली वहाँ पे फ़ौज में, मिलिट्री में जाने का बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो हम सबसे पहले मिलिट्री में ही जाना चाहते थे और मैंने इसके लिए एनडीए, जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है पुणे में है, तो वो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, उसके लिए मैंने प्रयास किया था। उसके बाद फिर एसएसबी में मेरा चयन नहीं हुआ फाइनली उसमें। फिर ग्रेजुएशन के बाद भी एक फ़ौज में जाने की रुचि थी मेरी, वायुसेना में मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी, तो वायुसेना के लिए भी हमने कोशिश की, तो वहाँ पे हुआ नहीं। तो अब होता क्या है कि दिमाग में एक फितूर रहता है फ़ौज का, उसके बाद फिर अपने आप को इस चीज़ में ढालना कि अब चलो वहाँ पे हमारा समय ख़त्म हो गया है, अब हमें वैकल्पिक व्यवस्था भी अपने लिए बना के रखनी है। तो
तो सच ये है कि हमारा जो प्रथम जो चॉइस थी वो प्रशासन तरफ बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने आप को ओरिएंट किया कि भाई चलो अब एक अगला विकल्प ये भी है, इस पर भी कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात सही है, एक प्रशासन, सबसे पहले आप प्रशासन को ही देखते हैं तो वो मोटिवेट तो करता ही आदमी को, लेकिन मुझे फ़ौज में ज़्यादा रुचि थी जाने की। बचपन में कुछ ऐसा हो कि पढ़ाई के समय और सारे चीज़ों के समय जब आप एक्टिविटीज़ करते थे तो कौन सी एक्टिविटी, खेलना, गाना, क्या पसंद था आपको? देखिए, हम सैनिक स्कूल में थे तो हम फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, तो एक फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमेशा होती रहती थी। दूसरी बात क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि हम पहले फ़ौज में जाना चाहते थे, उधर हुआ नहीं, तो फिर हम अल्टरनेटिवली आए, तो हमारे भी यहाँ पे भी चॉइस ऐसी थी कि हम पुलिस सेवा में जाना चाह रहे थे। लेकिन फिर देखिए होता क्या है कि किस्मत को जो मंजूर रहता है, या कहना चाहिए डेस्टिनी, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो फिर खुदा को यही मंजूर था कि देखिए पुलिस सेवा में हमसे काफ़ी ऊपर गई थी पुलिस सेवा, बिहार पुलिस सेवा हमारी फर्स्ट चॉइस थी डीएसपी के लिए, तो लेकिन वो पुलिस सेवा काफ़ी ऊपर गई थी। फिर धीरे धीरे देखिए क्या होता है, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं तो चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि सबके एक अलग रोल हैं, एक यूनिक रोल है पूरे प्रशासन तंत्र में। ये सच बात है कि जैसे जिला पदाधिकारी डीएम को हम लोगों की रिपोर्टिंग रहती है, पर उसके बावजूद भी एसडीएम का एक अलग रोल है, वो एक यूनिक रोल है, वो एसडीएम से ही काम होगा, भले से वो डीएम साहब के इंस्ट्रक्शंस हों, लेकिन काम कौन करेगा? एसडीएम साहब ही, एसडीएम साहब। ऐसे ही नगर में भी हम लोगों के भी एक यूनिक और एक अलग रोल हैं। वो रिपोर्टिंग किसी को हो सकती है, लेकिन वो जो अलग काम है वो हम ही से कहा जाएगा कि आप अपने नगर क्षेत्र में ये करके आइए। तो इस तरह से क्या होता है, आप जब अंदर जाते हैं तो आपको कोई भी फील्ड हो, इवन अगर आप वहाँ पे इन सब चीज़ों को समझ पाते हैं तो आपका ज़्यादा अच्छे से फिर धीरे धीरे मन भी लगने लगता है। पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा रहा, कैसा माहौल रहा कि मतलब क्या माहौल रहा कि क्या पारिवारिक आपका परिवेश रहा, पिताजी क्या करते थे? जी देखिए, पारिवारिक परिवेश में हमारा, वैसे मैंने बताया खजुराहो है, पर खजुराहो से 10 किलोमीटर दूर पे ही हमारा मेन नेशनल हाईवे पे गांव है बमीठा, तो वहाँ पे हम लोग रहते थे। मैं था, मेरा छोटे भाई हैं और एक हमारी बड़ी बहन थी, और पिताजी थे। तो पिताजी का हमारा मेडिकल स्टोर था, तो वही मेडिकल स्टोर चलाते। मैं भी पिताजी को असिस्ट ही करता था मेडिकल स्टोर चलाने में। तो मैं जब कक्षा 3-4 में हूँ, वही 7-8 साल से, तो दवा की दुकान में काम करने का मतलब ये है कि आप अनुभव, दवा का आपको बहुत अच्छा अनुभव होता चला जाता है। फिर अगर पिताजी के दृष्टिकोण से देखें तो उनका प्रथम प्रयास था कि लड़का डॉक्टर बन जाए। वो बहुत देखते थे डॉक्टर्स के पास, अच्छा, हाँ, पिताजी सोचते थे डॉक्टर बन जाए, पर अब हमारा चूंकि इस चीज़ पे, अब इस उम्र में कह सकते हैं, पिताजी से हल्का सा इस चीज़ पे टकराव रहता था कि हम चूंकि सैनिक स्कूल में पढ़ रहे थे तो हमको लगता था हम फौज में जाएंगे, डॉक्टर की लाइफ में उतना एक किशोर अवस्था में लड़के को उतना चार्म नहीं दिखता है। वही फौज है तो बंदूक चलाता है, वो टैंक चलाता है, वो हवाई जहाज़ चलाता है, वो पनडुब्बी चलाता है, वो तो वो ज़्यादा रोमांचित लगता है, वो गतिविधियाँ ज़्यादा रोमांचित लगती हैं। एक डॉक्टर क्या बोले, साधारण सा कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो ये चीज़ें थी। लेकिन वो भाई एज फैक्टर था उनका, वो आज हमको भी समझ में आती हैं कि भाई वही एक डॉक्टर का रोल एक अपना है। तो पिताजी चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, तो उधर से वो हमारा उसमें हो गया, तो हमने फिर डॉक्टर लाइन पे ट्राई नहीं किया। बल्कि मेरा छोटा भाई है जो वो डॉक्टर ही हैं, तो उन्होंने अपना वो किया। फिर पिताजी को बड़ी लगन थी तो डॉक्टर्स होने चाहिए, तो हमारी दीदी की भी जो शादी हुई है वो जीजा जी हमारे डॉक्टर हैं, रीवा में अच्छे लीडिंग प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर सुधांशु दीक्षित। तो ऐसे हम तीनों भाई बहन थे, और पिताजी थे, माताजी हमारी हाउसवाइफ थी। तो ये एक परिवार था हमारा। अब समय मिलता है तो सबसे ज़्यादा क्या करने का मन करता है? खेलना, गाना, फिल्में देखना, किस तरह की चीज़ों में? देखिए, अब जो समय मिलता है तो सबसे पहले तो 2 दिन मोबाइल बंद करके आराम से किसी ऐसे जंगल में बैठे रहें जहाँ कोई हमसे काम ना पूछ रहा हो, काम की जिम्मेवारी जवाबदारी ना दे रहा हो। तो ऐसा 1-2 दिन जब हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ शुरू करते हैं। बात सही है, थोड़ा बहुत सुबह शाम खेलते भी हैं, कोशिश करते हैं अगर समय निकल जाता है तो। हालांकि यहाँ रामनगर में थोड़ा सा सुविधा कम है उस लाइन से, तो हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसको। चलिए अब रामनगर पे ही आ जाते हैं। रामनगर को कैसे परिवर्तित कर रहे हैं अपने कार्य शैली में आप? जी देखिए, क्या होता है, चूंकि हम एक म्यूनसिपल अफसर हैं, म्यूनसिपैलिटी से जुड़े हुए कार्यपालक पदाधिकारी हैं, तो सबसे पहले जो म्यूनसिपैलिटी की टॉप प्रायोरिटी काम के लिए और जनता की तरफ से उम्मीद होती है, ये दोनों का मिश्रण में यही निकल के आता है। जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो होती है कचरा सफाई।
अब कचरा सफाई का देखिए एक इसका माइक्रो लेवल सूक्ष्म स्तर पे देखें तो भाई हमने अपना घर साफ़ करके कचरा सड़क पे फेंक दिया, ठीक है ना, तो आपका घर तो साफ़ हो गया, अब शहर साफ़ नहीं हुआ। अब हम आए, म्यूनसिपैलिटी आई तो उसने अपना झाड़ू लगाया और वो जो क्या बोलते हैं सड़क पे कचरा पड़ा हुआ है वो सारा कचरा उठाया और एक जगह एकत्रित कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से भी समाधान कचरे का नहीं हुआ। अब कचरे का समाधान म्यूनसिपैलिटी का रोल यहाँ से स्टार्ट होता है कि उस कचरे को वो गीला कचरा और सूखा कचरा करके उसमें गीले कचरे से, जैसे अभी हम लोग खाद बनाने का सोच रहे हैं जो हमको विभाग से गाइडलाइन आया और जगह भी, तो गीला कचरा जो गलने वाला कचरा है उससे हम लोग खाद बना दें और सूखे कचरे का कोई विकल्प देखें। जैसे कि कई जगह अल्टरनेट फ्यूल, वैकल्पिक ईंधन व्यवस्था के रूप में सूखा कचरा, प्लास्टिक जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। कई जगहों पे ये जो आपके ईंट भट्टे होते हैं उसमें वो कोयला जलाने के साथ साथ इसको जला देते हैं और उससे कई अल्टरनेट, जैसे ब्रिक्स भी बन रहे हैं, प्लास्टिक के ब्रिक्स बनते हैं, जो ईंट बनता है, पेवर ब्लॉक बनते हैं प्लास्टिक के। तो हमारी जो प्रायोरिटी और जो टॉप प्रायोरिटी है वो इसी कचरे को निष्पादन के लिए है। और कचरा हम कितना भी शहर साफ़ कर दें, अगर कचरे का हमने निष्पादन नहीं किया तो कचरा शहर से बाहर निकल के या शहर के किसी कोने में जहाँ पे आबादी आज कम है वहाँ पे जाके एकत्रित फेंका जाता है। कहीं भी किसी भी शहर में आप बाहर निकलिए तो आप शहर का मैनेजमेंट देख लीजिए कि भाई कचरा पड़ा हुआ है नहर के किनारे, नाले के किनारे, एक जगह होके गड्ढा भरा जा रहा है उसमें, तो वो सारी समस्याएं हैं। तो इनसे हम लोग जूझ रहे हैं। इसके लिए हमने 2 कचरा प्लांट यहाँ पे अभी स्टार्ट कराए हैं। तो उसमें एक कचरा प्लांट अभी हमारा खाद बनाने वाला है, वो देने लगेगा, और एक कचरा प्लांट अभी प्रारंभिक अवस्था में है, तो करीब 1 महीने में वो खाद देने लगेगा हमको। अब हमारे पास टॉप प्रायोरिटी है कि हम जो प्लास्टिक वेस्ट है, सूखा कचरा जिसको हम कहते हैं, उसका हम क्या करें। तो उस पर हम जहाँ इसके पहले थे वहाँ पे हमने एक सीमेंट प्लांट था, उससे बात कर रखी थी। तो सूखा कचरे को प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में करके वो वैकल्पिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। अभी यहाँ पे चूँकि हम नए आए हैं, हालांकि समय हो गया हमको 1 साल, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अभी हम काम कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमने सारा जो हमारा सूखा प्लास्टिक वेस्ट है वो एक जगह एकत्र करके बोरे में भर के बांध के रख लिया है। अब उसका हम देख रहे हैं, 2-3 जगह बात चल रही है। एक जगह जैसे मुजफ्फरपुर में डीजल बना रहे हैं वो लोग प्लास्टिक वेस्ट से, तो हो सकता है हम उधर उसको भेज दें या तो फिर कुछ और अल्टरनेट देख लें उसके लिए। मध्य प्रदेश से आए हैं, खजुराहो वैसे भी प्रचलित है, फेमस है, लोगों की जुबान पे है। जहां आप आए हैं रामनगर, बगल में शिव मंदिर है, महाकाल से नरोदेश्वर महादेव तक का सफ़र है आपका, कैसा है रामनगर? जी देखिए, रामनगर बहुत अच्छा है। और अगर हम अपने ये खजुराहो से तुलना करें तो सबसे पहली बात यह, खजुराहो में इस समय 8 बजे इतनी गर्मी हो जा रही है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये पर्यावरण के रूप में और जो गर्मी या टेम्परेचर के रूप में ये काफ़ी ठीक है। यहाँ पे उतना टेम्परेचर राइज नहीं होता है, हम देख रहे हैं तुरंत बारिश हो जा रही है, तो उस हिसाब से ये जगह ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये नेपाल या हिमालय के फुटहिल पे है, तो उस चीज़ का अलग वो रहता है कि थोड़ा सा क्लाइमेट के हिसाब से जलवायु में क्या बोलते हैं कि जलवायु इसकी काफ़ी अच्छी रहती है। और अगर बिहार में ओवरऑल देखें तो ये जो उत्तरी बिहार का रामनगर और इस तरफ का क्षेत्र है, यहाँ पे हरियाली सबसे ज़्यादा है। कुछ ही किलोमीटर दूर पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। तो उस हिसाब से देखा जाए कि जलवायु के लिए बहुत ही अच्छा है। ये जंगल भी बहुत नज़दीक है, हरियाली हरा भरा चारों तरफ दिखता है। आपको मैं बता दूं कि जो बिहार में टोटल क्षेत्र का 5% ही इसमें है, फॉरेस्ट एरिया है जो वनाच्छादित है। तो उसका हमको लगता है पूरे बिहार में 5% है और यहाँ पे होगा 20%। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम काफ़ी इसमें लश ग्रीन जो कहते हैं अंग्रेजी में, कि हरे भरी जगह पे हम रह रहे हैं। एक अंतिम सवाल की, बिहार में आप सेवा दे रहे हैं, बिहार का माहौल और मध्य प्रदेश का माहौल खींचता कौन है, कहाँ जाने की इच्छा होती है? जी देखिए, दोनों माहौल को इस तरह तुलना नहीं कर सकते, दोनों की अपनी वो है, अलग अलग पहचान है। अब जैसे मध्य प्रदेश में क्या है कि जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है। जैसे मध्य प्रदेश में आप देखिएगा तो ओवरऑल मध्य प्रदेश में 296-300 है प्रति किलोमीटर व्यक्ति, ठीक है ना। और जिस क्षेत्र से हम रहते हैं बुंदेलखंड का होगा 50, वहाँ पे इतने कम लोग रहते हैं, इतना मतलब विरला बसा हुआ है। बल्कि यहाँ पे आइए बिहार का आप तुलना कीजिए, 1100 लोग हैं पर किलोमीटर। तो उस हिसाब से ये बहुत ही 5-4 गुना, हाँ 5-4 गुना। तो है क्या कि यहाँ पे जब हम शुरुआत में आए थे तो हमको ऐसे लगता है जैसे हम मुंबई में आ गए, इतनी भीड़ दिखती थी हमको, तो बड़ी समस्या होती थी। लेकिन धीरे धीरे मन एडजस्ट करता है। दूसरी बात क्या है कि जो साफ़ सफाई के स्टैंडर्ड्स हैं,
म्यूनसिपल साफ़ सफाई के स्टैंडर्ड, नगर के स्तर की जो साफ़ सफाई की स्टैंडर्ड, अब भीड़ जहाँ पे कम रहेगी, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, तो वहाँ पे अमूमन आप गंदगी कम देखेंगे। छोटा सा ही इंदौर सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है। इंदौर सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है, और भी कई कारण हैं वो इंदौर के, लेकिन है क्या कि भीड़ जैसे ही आएगी, बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे तो उतनी ज़्यादा गतिविधियाँ होंगी। अब आप देखिए, एक बाज़ार में 5000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, कितना भी कहने पे प्लास्टिक वेस्ट करेगा ही। एक जगह बाज़ार में 500 लोग हैं तो वो प्लास्टिक वेस्ट करेगा, तो उसका क्या, उसका तो प्लास्टिक हवा में ही साफ़ हो जाता है। एक झोंका आया, वो प्लास्टिक कहीं ले गया शहर से बाहर, हम फुर्सत हो गए। यहाँ पे तो 5000 लोगों का प्लास्टिक वेस्ट है, तो एक जगह जमा होता है, वो फिर हम कलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। तो इसलिए जनसंख्या का है, और फिर थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन भी है यहाँ पे, थोड़ा सा ये पॉलिटिकली ज़्यादा फ्रेजाइल है, राजनीतिक रूप से थोड़ा सा ज़्यादा संवेदनशील है। छोटी छोटी सी बातों पे कई बार हमको भी नहीं पता लगता कि चीज़ें कंट्रोल इतनी दूर चली गई। नहीं कहते हैं छोटी सी बात बढ़ के कहाँ तक पहुँच गई, बढ़ जाती। तो वही बात है, वैसा वहाँ पे चूँकि शायद थोड़ा सा लोग उतने पॉलिटिकल एक्टिव नहीं है, या उतनी सेंसिटिविटी, वैसी कल्चर का भी फ़र्क रहता है, तो शायद इसलिए वहाँ पे उतना पॉलिटिकली एक्टिवनेस थोड़ा सा कम दिखती है। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ऋषिकेश त्रिपाठी जी, जो बिहार में सेवा दे रहे हैं। ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत के हम वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।